तो बेटा अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 10.2 के 13वें क्वेश्चन की। 13th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब तक के 12 क्वेश्चन हमने इस प्रश्नावली के हल कर लिए हैं, है ना। क्लास 11 चैप्टर 10 सभी लेक्चर्स अच्छे से व्यवस्थित तरीके से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने कोई मतलब ये 11वां लेक्चर है, इससे पहले वाले 10 लेक्चर, ठीक है ना, आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। चैनल पे जब जाओगे क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको सब बड़े क्रमबद्ध तरीके से आपको दिखाई देंगे और बाकी चैप्टर्स भी आपको उसी तरीके से दिखाई देंगे। तो पढ़ाई जो करनी है वो तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट से ही करिएगा तो बेहतर रहेगा। तो अब हम लोग चलो इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं और बढ़ाते हैं आगे की तरफ और 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना। 13 क्वेश्चन के अंदर क्या बात है, बस यही पहचानना है आपको कि कौन सा हमें इसमें ट्रिक लगानी है, कौन सी क्या बात लगानी है। सब हम बात इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना है। कह रहा बिंदु 2 से होकर जाने वाली, है ना, बिंदु 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंडों का योग 9 है। तो अंतःखंड की बात हुई है, इट मींस अंतःखंड वाला एक फॉर्म हमने समझाई थी कि अगर सपोज कर लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये बेटा ये वाई एक्सिस है, कोई लाइन हमारे पास में ये मूल बिंदु है, कोई लाइन कोई रेखा इस तरीके से जा रही है जो अक्षों पर अंतःखंड काटती है। देखो एक्स अक्ष पे लाइन के द्वारा इस रेखा द्वारा ये जो हिस्सा कटता है इसको कहते हैं एक्स अंतःखंड, और इसको हमने बताया था, इसको डिनोट करने का तरीका हम स्मॉल ए से इसको लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल ए से। और इस वाले अंतःखंड को हम कहते हैं, क्योंकि ये वाई एक्स पे कटा है तो इसको कहते हैं वाई अंतःखंड, इसको हम बी से लिखते हैं, ठीक है ना। और एक बात और सुन लो, अपनी तरफ से कह लो, इस पॉइंट को मैंने ए कह लिया और इस वाले पॉइंट को मैंने बी कह लिया। इतनी बात क्लियर है। और हमने जब इंट्रोडक्शन करवाया था तो आप ए बी का समीकरण कैसे लिखते थे? रेखा ए बी का समीकरण, जो रेखा हमारी है, ये रेखा जो ए बी का जो समीकरण है, उस समीकरण को लिखने का तरीका होता था कि एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इंट्रोडक्शन के अंदर जब हमने इंट्रोडक्शन इस प्रश्नावली का करवाया था तो ये सब बातें डिटेल्ड, यानी कि ऐसा नहीं कि चलते फिरते, बहुत कायदे से बढ़िया से बताई थी। तो ये अंतःखंड रूप होता है किसी भी रेखा के समीकरण का, है ना, आपके पास में। तो चलिए बात करते हैं अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है उसने कि एक रेखा है जो 2 सपोज कर लो यही रेखा हमारी है, वो ए बी रेखा, इसमें कहीं एक पॉइंट हमने यहां ले लिया और ये है 2 और 2, है ना। ये 2 से होकर जाने वाली रेखा, देखो ये रेखा कहां से होकर जा रही है? 2 से होकर जा रही है, बिल्कुल ठीक बात है। और समीकरण ज्ञात करना है इसी का मुझे, जिसके द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड कटा, ये वाला ए कटा और ये वाला बी कटा, इन दोनों का जो योगफल है वो 9 है। तो सवाल को लिखें, हल करते हैं, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये मान लें कि माना एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, ठीक है ना, पर कटे अंतःखंडों की जो माप है, की माप मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं क्रमशः ए तथा बी है। आप देख भी पा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी चित्र में दिखा दिया कि एक्स पे कटा अंतःखंड ए है और वाई पे कटा बी है। तब रेखा का जो समीकरण है, रेखा का समीकरण जो होगा, बेसिक सी बात है, तो इट शुड बी, वो क्या होना चाहिए? वो होगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। और इसको हम कहते थे, इसको हमने जब इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था आपको मेरे बेटा, तो इसको हमने कहा था, इसका स्पेशल नाम था, इसको कहते थे रेखा का अंतःखंड है ना, रूप, ठीक है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म अंग्रेजी में कहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अब इतनी बात हमें समझ में आई, लेकिन उसने एक बात कही, अगर ध्यान से सुनो तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही है कि उसने कहा है कि ये जो रेखा है ना, ठीक है ना, ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, वो 2 से होकर जा रही है। किससे होकर जा रही है? 2 से होकर जा रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी रुक जाओ जरा, पहले आगे की बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझ गए। इसको आप फर्स्ट बना करके छोड़ दो यहीं पे, ठीक है भैया। अब चूंकि
a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा कितना है, उसने कहा ना अंतखंडों का जो योग है, अंतखंड तो कौन कौन से a और b, इनका योग 9 है, तो a प्लस बी इज व्हाट 9 हो जाएगा, है ना। इसको आप इक्वेशन सेकंड कह लो, इक्वेशन सेकंड कह लो, ठीक है भाई। और जब इसको आपने इक्वेशन सेकंड कहा, ठीक है ना, इसको क्या कहा इक्वेशन, आपने इसको इक्वेशन सेकंड कहा, ठीक है। और इक्वेशन सेकंड कहने के बाद थोड़ा सिंपल करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना कई तरीके यहाँ दिमाग में आते हैं करते हुए, कि एक तरीका है कि हम थोड़ा सा कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, तो मेरा मन कर रहा है कि इसको थोड़ा सा छोटा किया जाए ताकि आपको दिक्कतें कम हो। तो पहले एक काम कर लेते हैं, इस बात को करने से पहले इसी बात को कर लेते हैं, ऊपर वाली को, ये वाली जो बात है कि चूंकि हमें एक बात पता है, चूंकि रेखा इस रेखा को ना हम ए बी कह लेते हैं ना, रेखा को हम जैसे उसमें चित्र में दिखा, रेखा को क्या कह लेते हैं, ए बी, है ना। चूंकि रेखा ए बी पर जो बिंदु है, बिंदु 2,2 ये 2,2 स्थित है, इसीलिए आपको पता है, मैंने पहले भी बताई थी बात, कि अगर आप मेरी बात सुनो, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी बिंदु होंगे, अनंत पॉइंट होंगे, सारे बिंदु होंगे, वो सारे बिंदु इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट का मतलब, जैसे मैं कोई एग्जांपल लूं कि मेरे पास एक रेखा का समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ये कोई किसी रेखा का समीकरण है, और इस रेखा पर एक पॉइंट है 4,1, ठीक है ना, 4,1। अगर ये पॉइंट इस रेखा पर है, इस रेखा पर ये पॉइंट है, तो ये डेफिनेट सी बात है कि ये पॉइंट जो है इस रेखा को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट का मतलब है कि अगर मैं x की जगह 4 और y की जगह 5 इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो बिल्कुल बात सही रहेगी, सत्य रहेगी, यानी कि दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होंगी। आप चाहे चेक भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलें, दैट इज x प्लस वाई, है ना, दैट इज x प्लस वाई, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, और यही इसकी राइट हैंड साइड है। तो हम ये कह सकते हैं, इस केस को हम ये कह सकते हैं, है ना, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, 4,1, वो इस लाइन को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का अर्थ मैं समझा रहा हूं क्या है, कि ये पॉइंट जो है इस लाइन को संतुष्ट करता है। अगर कोई आउटर पॉइंट हो, बाहर वाला पॉइंट हो, तो इसको संतुष्ट नहीं करेगा, है ना। मान के चलो आपको सर आपने जानबूझ के ऐसा लिया, चलिए कोई बात नहीं, मैं लेता हूं 3,7 ले लेता हूं। 3,7 अगर इस लाइन पर होगा, इस वाली लाइन पर होगा, जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, इसको हम कार्तीय तल में रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये 3,7 इस पर होगा तो इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट का मतलब है कि अगर मैं इस x की जगह 3, इस y की जगह 7 रखता हूं, तो रिजल्ट आपका आना चाहिए 5, तो लेकिन रिजल्ट कितना आ रहा है 10, विच इज नॉट इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये कहेंगे कि 3,7 जो है वो इस रेखा पर नहीं है, इसको संतुष्ट नहीं करता है। तो संतुष्ट करने का मतलब है कि आप इसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर होंगे। तो यही केस इसके अंदर है, जब उसने कह दी ये बात कि 2,2 रेखा पर है, इससे होकर जाता है, इस रेखा पर है, तो इस रेखा का जो समीकरण होगा उसको ये पॉइंट संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। इसका मतलब है हम लोग x की जगह 2 भर दें और y की जगह भी अगर मैं 2 भर दूं, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, या 2 में कॉमन निकाल लूं, अंदर आ जाएगा मेरा 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1, और या फिर इसको 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 1/2। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड यही बना करके छोड़ दें, ठीक है ना। मेन टारगेट क्या है, मैं हम कर क्या रहे हैं, मेन टारगेट हमारा ये, किसी भी तरीके से हम a और b के मान निकाल लें, है ना। जैसे ही a और b के मान हमें मिल जाते हैं तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख करके आंसर निकाल लेंगे, x अपॉन जो भी मान a का होगा वो, और जो भी मान b का होगा वो। अब ध्यान से सुने, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी औकात इतनी है यहीं तक करने की। अब दूसरी शर्त पे जाओ, उसने हाँ देखो, जिसके द्वारा अक्षों पर कटे अंतखंडों का जो योग है वो कितना है, 9 है। अब प्रश्नानुसार क्या कहा है, प्रश्नानुसार हमें एक बात और कही है कि जो a प्लस बी है दैट इज इक्वल टू 9। तो आप एक काम करो, यहां से b का मान निकालो, b इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस a,
और इसको ना, है ना, को ना, इसको b का जो मान है समीकरण 1 में रख दो। किस में रख दो? समीकरण 2 में। को समीकरण 2 में रखने से ऐसा क्या होगा? समीकरण 2 में रखने पर ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारी ये जो समीकरण है ये पूरी एक समीकरण केवल ए में आ जाएगी। फिर चाहे कोई सी भी समीकरण बनेगी, जब ए में ही होगा तो यहां से ए का मान निकाल लूंगा, और जैसे ही मैं ए का मान निकाल लूंगा तो यहां से बी का मान भी निकल आएगा। तो सबसे बड़ा काम है ए का मान निकाल लेना। तो चलिए देखो करते हैं अच्छे से। तो मेरे भाई तो हम समीकरण सेकंड को उठा ले। समीकरण देखो सेकंड 1/a है प्लस 1/b, और b को क्या लिखेंगे? 9 - a दैट इज इक्वल टू 1/2। ये तो है। लुक एट दिस इक्वेशन। और अगर आप इसको एलसीएम ले लो, a इंटू 9 - a इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ आ जाएगा 9 - a प्लस a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 a इंटू 9 - a इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा आपके पास में 9 दूनी 18 इज इक्वल टू a इंटू 9 - a, या 18 इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। इन सबको इधर ले आओ तो मेरे भाई आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का 9a और प्लस के 18 इज इक्वल टू 0। तो अब मेरे भाई ध्यान से सुनो, एक द्विघात समीकरण जिसका सॉल्यूशन आप आराम से कर सकते हो। 18 के टुकड़े करने जिन्हें जोड़ने पर 9 आता हो। दैट्स वेरी सिंपल टू से। कैसे? ए स्क्वायर माइनस के 36 18 होते हैं, तो 6 प्लस 3 a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से अगर देखें तो ए स्क्वायर माइनस के 6a, ठीक है, आपके पास देखो कि नीचे फ्रेम में आ रहा नहीं आ रहा, नीचे ये पूरा का पूरा आपका दिख रहा है कैमरे में? हाँ, बाउंड्री पे ही है बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 6a माइनस का 3a और प्लस के 18 विच इज इक्वल टू 0। a कॉमन निकाल लो तो आ जाएगा a माइनस का 6 एंड -3 कॉमन निकालें तो a माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना आपके पास में? तो ध्यान से देखते रहेंगे। अच्छा, मैं डायग्राम हटा रहा हूँ, डायग्राम बनाना जरूरी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे फील आता है ना, इससे थोड़ी सी चीजें अच्छे समझ में आती हैं। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिहाज से इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ऐसी कोई दुख वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आप बना लोगे, इसको बनाना जरूरी है। लेकिन तो जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को लेकर के, तो हमारे पास ये आ जाएगा a-3 एंड a-6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो मान निकलेंगे कि यदि a इज इक्वल टू 3 होगा, है ना, a-3 इज इक्वल टू 0 होगा, दैट इज a इज इक्वल टू आ जाएगा 3। और यदि हम बात करते हैं a इज इक्वल टू, हम लोग ले लेते हैं a-6 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6। तो दो मान आए, इन दो मानों के कोरस्पोंडिंग हमें b भी मिलेगा, है ना। अब देखो ध्यान से सुनिए ना, कि यदि a इज इक्वल टू हमारा 3, तो b का मान क्या होगा? तो b कितना होगा भाई? b आपको पता ही है, b होगा 9 माइनस a, है ना, 9 माइनस a। तो 9 - 3 दैट इज b का मान आ जाएगा आपका 6। तब जो समीकरण बनेगा, समीकरण जो इसका जो आंसर निकालना है, यहां पे आप पुट कर दोगे x/a मतलब 3 प्लस y/b मतलब 6 इज इक्वल टू 1। तो एक आंसर तो आपका ये टपक जाएगा आराम से। दूसरे में हम दूसरा केस करेंगे कि यदि हम a का मान इस बार 3 ना लेकर के 6 लें, तब आप ये कह सकते हो b का मान होता है 9 - a, दैट इज b 9 माइनस का 6 दैट इज b इज इक्वल टू 3। तब जो आपका रेखा AB का समीकरण होगा, रेखा का जो समीकरण होगा, है ना, दैट इज x/a मतलब 3 प्लस y/b नहीं, यहाँ पे 6 लेंगे एंड 3 इज इक्वल टू 1। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। इन दोनों आंसर को आप अपनी आंसर शीट में दैट्स वेरी सिंपल दे सकते हो, और यहां पर छोड़ दो या इसका एलसीएम लेके दिखा दो, जैसे कि आंसर शीट में उन्होंने दिखाया कि इसका एलसीएम 18 आ जाएगा। 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, दैट इज 6x प्लस के 3y इज इक्वल टू 18। और इस वाले केस को अगर आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 3x प्लस के 6y इज इक्वल टू 18। तो ये आंसर और ये आंसर, दो आंसर इस क्वेश्चन के बन जाते हैं बहुत आसानी से, सरलता से। चलिए
अब लोग बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ ताकि जल्दी से इस एक्सरसाइज की स्टेसी की जा सके। चलिए बेटा 14th क्वेश्चन भी अच्छा एक क्वेश्चन है, एक नहीं है वैसे, ये दो क्वेश्चन है ना, दो क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं। और कहना क्या चाह रहा है, कह रहा बिंदु 0,2 से जाने वाली और x अक्ष धन से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन तो यहां तक हो गया है ना, और ये आप कर भी दोगे यहां तक का, क्योंकि इसमें बड़ा सिंपल काम है। ये बिंदु ढाल रूप वाला लग जाएगा, जो पहला फॉर्म था, है ना। पहला फॉर्म क्या था कि किसी रेखा की अगर हमें एक पॉइंट पता हो x1, y1, है ना, कोई लाइन अगर है और उस पर एक पॉइंट हमें पता हो x1, y1, और इसका जो ढाल है अगर वो पता हो आपको, वो m हो, तो इसका इक्वेशन निकल सकता है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। ये सबसे पहला फॉर्मूला था। तो इसमें तो बड़े आसानी से उसने दिया है, तो एक पॉइंट दे ही दिया है उसने 0,2, और उसके बाद में एक एंगल दिया है जिससे हम आसानी से ढाल भी निकाल लेंगे। तो डायग्राम बना लेते हैं ताकि फील आ जाए, थोड़ा सा अच्छा सा लगे और भी, है ना। देखिए सपोज कर लीजिएगा कि ये एक्स एक्सिस हो गया, है ना, और ये वाई एक्सिस हो गया आपका, ठीक है बेटा, ओके। और इसमें 0,2 लगभग कहीं x इजिकल टू 0, y इजिकल टू, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 0,2 होगा, और यहाँ से एक लाइन इस तरीके से जाएगी, जो लाइन, ये लाइन जो है वो इस x अक्ष से एंगल जो बना रही है वो 2π/3, 2π/3 का मतलब हो गया, सीधी बात है, अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट, रेडियन में है तो अगर मैं इसको अंश में लेके जाऊंगा, डिग्री में लेके जाऊंगा, तो ये आ जाएगा 135। तो चाहो तो उसको 135 डिग्री भी आप कंसीडर कर सकते हो, और इसी को हम लोग थीटा कह सकते हैं, झुकाव हो गया। झुकाव तो यही होता है ना, किसी रेखा का झुकाव क्या होता है, एक्स अक्ष की धन दिशा से जो एंगल बनता है। तो अब यहाँ से ध्यान दें, है ना, मैं थोड़ा सा नामकरण कर लेता हूँ ताकि मुझे समझ में आए, है ना। तो आप इसको ए कह लो, सपोज कर लो, इसको आप बी कह लो, या फिर एक काम करो, ऐसा ना करो, आप सीधी बात है इस रेखा को एल कह दो, L1 कह दो, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसको हल करूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर चित्र से जो रेखा हमारे L है, रेखा L का जो ढाल है बेटा, वो ढाल हम कैसे निकाल सकते हैं, ढाल निकाल सकते हैं, m है, और m होता है tan थीटा, और यहाँ पर हमारे पास में थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज 2π/3, या फिर 135 ही लिख लूँ, आप चाहे 2π/3 भी लिख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब m का शुद्ध सरल मान निकालने के लिए थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं, इसको लिखो 90 + 45, ठीक है, और ये आपको पता ही है, ये आ जाएगा tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस का cot 45, cot 45 का वैल्यू 1 होता है, तो -1 आ गया। इसका मतलब m जो है हमारा, है ना, ढाल जो है इस रेखा का वो आ गया माइनस का m, है ना, रेखा L का जो ढाल है वो माइनस का m। देखो अब सीधी सी बात है, रेखा L पर एक बिंदु, कौन सा बिंदु, एक बिंदु जो दिया है, एक बिंदु 0,2 स्थित है, अतः जो रेखा है हमारी, रेखा L का जो समीकरण होगा, L का जो समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, लगाओ फॉर्मूला y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये x1 का काम करेगा, ये y1 का, तो y माइनस y1 का मतलब 2, और m की वैल्यू हमने निकाली -1, और x माइनस x1 की वैल्यू निकाली 0, ठीक है ना। तो इसको अगर सही कर लिया जाए तो y माइनस 2 इज इक्वल टू -x, या y इज इक्वल टू आ जाएगा -x प्लस के 2। तो ये तो हमारा एक आंसर आ गया, एक आंसर हमारा आ गया जो उसने कहा था। यहां तक का ये क्वेश्चन हमने कर दिया है, वेरी सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसने कहा इसके समांतर y अक्ष, अच्छा इसके एक समांतर y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती है। अच्छा तो मूल बिंदु ये है, और y अक्ष के नीचे की तरफ 2 इकाई, जैसे ऊपर की तरफ ये 1 2 था यहाँ, तो नीचे -1 एंड -2, यहाँ पे कहना कहीं होगी 2। इस पॉइंट से जाने वाली, यानी कि ये लाइन जो दूसरी हमें रेखा है जो उसके समांतर है, y अक्ष पर मूल बिंदु से नीचे की ओर 2 इकाई, इसका मतलब ये 2 इकाई की डिस्टेंस है, दूरी पर प्रतिच्छेद करती है, और इसके समांतर, देखो इस पॉइंट से जाने वाली रेखाएं तो बहुत होंगी, लेकिन रेखा वो लेनी है जो इसके समांतर होगी, तो लगभग इस तरीके से होगी, है ना, लगभग इस तरीके से होगी, थोड़ा और ढंग से बना लो, है ना, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है आपको। और इस लाइन को आप कह लो, इस लाइन को आप L1 कहा था, इसको कह लो L2, ठीक है ना।
अब जब ये यहाँ से पास हो रही है, आपको पता है डिस्टेंस 2 है, तो कोई बता सकता है इसके कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे? सीधी बात है, इसके बनेंगे 0, -2, बिकॉज y जो है वो माइनस में है। नीचे की तरफ हम डिस्कस कर, नीचे की तरफ वैल्यू y की माइनस में आएगी, तो बड़ा आसान है, ठीक है ना। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेखा L2 समांतर होगी L1 के, सीधी बात है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है कि L2 समांतर होगी L1 के, तब हम ये कह देंगे, तब जो रेखा L2 की जो ढाल होगी वो बराबर होगा रेखा L1 का ढाल, क्योंकि आपको एक बात बताई है हमने 10.1 में कि अगर दो रेखाएं समांतर होंगी हमेशा पैरेलल, तो उनके ढाल इक्वल होते हैं। इसका जो ढाल है m इज इक्वल टू -1 है, तो दैट्स वेरी सिंपल टू से, ये भी आसान है कहना कि m इज इक्वल टू -1, इसका भी होगा, दोनों का। इसका मतलब ये रहेगा कि इसके लिए भी m का जो काम हो जाएगा, है ना, इसका जो m का काम हो जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास में -1। अब उसी तरीके से जो रेखा L2 पर, ठीक है ना, एक बिंदु उपलब्ध है। बिंदु कौन सा पॉइंट है देख लो, नीचे हमने जो बनाया -2, 0 को -2 स्थित है। अतः रेखा, इसको हमने L1 कहा है ना, तो इसको रेखा L2 का जो समीकरण होगा सेम वे में जैसे इससे निकाला था, y माइनस y1, तो x1 y1 ये हो जाएगा, तो -2, ठीक है ना, इज इक्वल टू -1 m इंटू x माइनस x1 का मतलब 0। भाई वो फॉर्मूला होता ना, इस फॉर्मूले को तो बता रहा हूँ कि लाइन, किसी लाइन पर हमारे पास अगर एक पॉइंट है दैट इज x1 एंड y1 और उसका जो ढाल है वो m है, तो उसका समीकरण लिखने का तरीका होता है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो ये तो फॉर्मूला लगा रहा हूँ बार बार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कतई भी। दैट इज y प्लस 2 इज इक्वल टू -x, या इसको थोड़ा सा सही करके अगर लिख लिया जाए, दैट y इज इक्वल टू -x माइनस 2, तो एक आंसर आपका आ जाएगा ये वाला, ठीक है बेटा। तो ये आपके दो आंसर आ गए हैं, ठीक है, ये दो आंसर आपके आ गए हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आपके पास में। अरे यार, एक मिस्टेक इसके अंदर हुई है, ब्लंडर मिस्टेक है, और मिस्टेक ये है, आपने शायद जांच भी लिया होगा, क्योंकि 2π/3 का मतलब 135 नहीं होता यार वो क्योंकि 2π/3 जो होता है वो होता है 3, इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 180/3, तो ये होता है आपके पास में 120, है ना, ये कटेगा 60 बार, तो 120 होता है। तो बाय मिस्टेक इसमें हमने 135 से ये काम कर दिया, काम सब सही किया है, मेथड सेम है, लेकिन मेरे बेटे ये मिस्टेक मेरे से हुई है। आप लोगों ने जांच भी लिया होगा शायद, फिर इंटरेस्टिंग हो गया होगा आपके लिए कि शायद तो क्या करें, रफ करें पूरा या इसी में करेक्शन कर दें? इसी में करते हैं। इसका मतलब होगा, देखो मैं करता जा रहा हूँ, इसका मतलब 120 होगा, इसका मतलब कितना होगा, 120 होगा, दैट इज 120। ध्यान देंगे भैया, जब ये 120 है तो मेरे बेटे ये वाला भी 120 हो जाएगा, और ये वाला 120, तो उसको फिर 90 प्लस हम लोग यहाँ पे 30 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 30। और जब 90 प्लस 30 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा फिर कोट 30, ठीक है। और कोट 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, तो दिया जाएगा माइनस का √3। तो मेरे भाई m की जो वैल्यू है वो 1 ना करके वो √3 आएगी माइनस में। तो मेरे भाई यहाँ पे आपके पास में जब हम y इज इक्वल टू mx प्लस y माइनस y1 m की जगह वैल्यू रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस का √3। जो बच्चे समझ गए होंगे, मेन बात है कि आपको मेथड समझ में आ जाए, तो ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक तो होती रहती हैं। तो अब जो है यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और रेक्टिफाई करके दिखा देते हैं, और रेक्टिफाई करके दिखाने का मतलब कि y माइनस 2 आ जाएगा माइनस के √3x, या फिर y इज इक्वल टू माइनस √3x प्लस 2। तो एक आंसर तो आएगा आपका ये, ठीक है ना, सिर्फ m बदलेगा। तो सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास में इसकी जो रेखा L2 है उसकी प्रवणता, उसका जो स्लोप है वो भी √3 आएगा। तो यहाँ भी आप √3 ही उपयोग में लाओगे, और जब उपयोग में लाओगे तो सीधी बात है यहाँ भी √3x होगा माइनस का,
और उधर ले करके, तो यहाँ पर इसका आंसर y इज इक्वल टू माइनस एक्स √3 x और -2, तो ये एक आंसर इसका बन जाएगा। छोटी सी मिस्टेक थी, जिस मिस्टेक ने मुझे समय रहते मेरी आंखें खुल गई भाई, नहीं तो मजाक का पात्र बनने में कोई दिक्कत आप लोग खूब जो है इसको शेयर करते फिर, ठीक है ना। तो ये आपके आंसर हो गए। अच्छा, आंसर लिखने के तरीके उन्होंने क्या करते हैं, वो x वाले पद को शुरू में, y वाले पद को बाद में, फिर यहाँ पे कांस्टेंट। तो आंसर अगर आप इस फॉर्म में छोड़ रहे हो ना, तो इसको आप दूसरी फॉर्म में बना सकते हो। कैसे? इस x को उधर ले आओ कि √3x + y एंड -2 इज इक्वल टू 0, ये भी आंसर इसका हो सकता है। अगर इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है सिर्फ, और इसको भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर किया जाए तो ये आ जाएगा √3x + y एंड +2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आंसर अगर इस फॉर्म में भी आप छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आंसर इस फॉर्म में छोड़ दो या इस फॉर्म में छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे बेटा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या है इसके अंदर। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में भी थोड़ा सा दम लगाना है, अच्छा समझ के करना है, बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? कह रहा है कि एक मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2,9 पर मिलता है। अच्छा, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करो। देखो वेरी सिंपल, बहुत आसान है। अगर आपको छोटी सी बात मैं आपको समझा दूं, ठीक है ना, छोटी सी बात आपको मैं समझा दूं, और वो बात अगर आप समझ में आ गई तो क्वेश्चन खुद कर लोगे। देखिए सपोज कर लो ये एक्स वाई एक्सिस और ये नीचे वाला एक्स एक्सिस हो गया, तो एक रेखा है, ठीक है ना, और जिस पर डाला गया लंब जो है उसको किस पॉइंट पे -2 और 9, तो थोड़ा सा डायग्राम बना करके क्लियरिटी लाते हैं, क्योंकि -2,9 हमें पता है कि दूसरे चतुर्थांश में होगा इस वाले में, तो लाइन इस हिसाब से, लाइन इस तरीके से जानी चाहिए, है ना, क्योंकि आपके पास में लाइन जब भी, तो इससे मूल बिंदु से इस पे जब मैं लंब डालूंगा ये वाला, तभी यहाँ पर एक पॉइंट प्राप्त हो जिस पॉइंट को उसने -2,9 कहा है, क्योंकि ये आपको दिख रहा है दूसरे चतुर्थांश में ही होगा, क्योंकि x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू प्लस में है, तो ये डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम प्रथम चतुर्थांश में नहीं बनेगा, इस तरफ नहीं बनेगा। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्स है, इसको कह लो आप x डैश है, और ये y डैश है, तो और ये मूल बिंदु आपका है। तो इस पॉइंट को आप कुछ कह लो, इस पॉइंट को सपोज मैंने कह दिया n, है ना, और ये रेखा मैंने कह दी, ये इस पॉइंट को कह दिया मैंने a, इसका कह दिया मैंने b। तो अब मुझे इस ए बी का समीकरण ज्ञात करना, मेन काम है कि इस ए बी का समीकरण ज्ञात करना है। देखो अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूं पॉइंट, एक बिंदु और ढाल वाला, कौन सा, अगर एक पॉइंट पता हो और ढाल पता हो तो y - y1 और m × x - x1 वाला कॉन्सेप्ट लगाना चाहता हूं, तो ये बड़ा सिंपल से आपको दिख रहा है कि बहुत आसानी से, कि एक पॉइंट तो पता है, इस रेखा ए बी पर एक पॉइंट तो पता है -2,9, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, लेकिन हमें इसका ढाल नहीं पता है। और ढाल निकालने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं निकाल के दिखाता हूं उसका ढाल अभी 2 मिनट में। देखो अगर हम ध्यान दें तो मैं हल कर रहा हूं और मैं एक लाइन लिखता हूं कि माना ON जो है, ON मतलब ये जो ON है, माना ON जो है, ON रेखा AB पर डाले लंब की लंबाई है, लंब की लंबाई है, ठीक है मेरे भाई, क्या है, लंब की लंबाई है, ठीक है। अच्छा, जो हम लंब डाल रहे हैं, लंब है तो एक रेखा ही, तो अगर मैं ON का ढाल निकालूं तो देखो लंब ON का ढाल जो होगा, सपोज कर लो वो M1 होगा, और वो M1 कैसे निकाल सकते हो आप, कुछ आइडिया है क्या? बहुत आसानी से निकल सकता है, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, क्योंकि ये मूल बिंदु है, 0,0 है। और आपको एक बात पता होती है कि अगर किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स पता हो, 2 बिंदु, ये x1 हो, ये y1 हो, और ये x2 हो और ये y2, 2 पॉइंट पता हो किसी भी लाइन के ऊपर, तो उसका जो ढाल है वो निकाला जा सकता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 वाले कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए, 10.1 के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। तो ये लाइन जो है, इस लाइन को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, तो हम इसका अगर स्लोप निकालेंगे, इस केस में हम सपोज कर लो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया 0, 0, और ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, तो लेट्स फाइंड m।
तो क्या फॉर्मूला होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 9 माइनस 0, है ना आपके पास में, और -2 माइनस 0। तो जो m1 है बेसिकली, m1 क्या है, ON का ढाल है, वो 9 अपॉन -2 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर ये आप एक बात बताओ, ढाल निकालना चाहिए था AB का, आपने इसका क्यों निकाल लिया? इसका निकाल देते हैं अभी देखो, माना जो रेखा AB है जिसका समीकरण निकालना है, AB का जो ढाल है मैं कह रहा हूं वो M2 है। अब मेरी बात सुनो भाई, ये AB इसका ढाल M1 है, M2 है सॉरी, और इस ON का ढाल हमने कह दिया है ना क्या, M2 है। लेकिन ये परस्पर लंब है ना, और अगर दो लाइन परस्पर लंब होते हैं तो अगर इसकी ढाल M1 हो, उसका ढाल M2 हो, तो एक कंडीशन हमने, एक स्थिति हमने, प्रतिबंध बनाया था कि इनकी गुणनफल जो है वो -1 के बराबर होता है। तो आपको पता है चूंकि AB लंब है ON पर, या फिर ऐसे कह लो ON लंब है AB पर, तो इसीलिए हम एक काम कर सकते हैं कि M1 की अगर M2 में गुणा करते हैं वो हमें -1 देता है, और M1 हमने निकाला माइनस का 1/2 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस, तो M2 का सीधा और सच्चा मान आ गया 2/9। हो गया काम, यानी रेखा AB का ढाल मेरे को पता चल गया, है ना। अब निकालो, अब रेखा AB पर बिंदु कौन सा है, -2,9 है, तथा AB का जो ढाल है, यानी कि जो M2 है वो है 2/9। तो AB का समीकरण कैसे निकालोगे, y माइनस y1 और m इंटू x माइनस x1 वाला पहला फॉर्मूला लगा करके, x1 की जगह काम करेगा 9, y1 की जगह, और ये आ जाएगा -2, ठीक है, -2, m की जगह आ जाएगा आपका 2/9। यहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर देख लेंगे, यहाँ पे आंसर आ चुका वैसे, तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 2/9 एंड x प्लस 2 आ जाएगा 9y माइनस के 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, या फिर हम एक काम कर लें 2x माइनस के 9y एंड प्लस 81 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या 2x माइनस 9y प्लस के 85 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में 2x माइनस 9x जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है ना आपके पास में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, है ना आपके पास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में एक बात आज को सीखने को मिलेगी, वैसे ये बात हमने आपको एग्जाम्पल नंबर किसमें, हाँ 12th में बताई थी। तो इंट्रोडक्शन जब हमने किया था इस एक्सरसाइज का, कहना क्या चाह रहा है, वो क्या कह रहा है कि तांबे की छड़ की लंबाई L है जो सेंटीमीटर में है, सेल्सियस ताप है C, L जो है, जो लंबाई है वो सेल्सियस ताप का एक रैखिक फलन है। देखो इसको समझना है, इस तरीके की चीजें आपको लाइफ में बहुत मिलेंगी। रैखिक फलन का मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास में L और C में एक रैखिक समीकरण बनेगी। और रैखिक समीकरण हम जब भी बात करते हैं, यानी कि रैखिक समीकरण का मतलब है ना रेखा का समीकरण। किसका समीकरण, रेखा का समीकरण। और लेकिन ऐसे शब्दों में नहीं बात याद रखने की बजाय आप एक बात ध्यान रखें कि रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि उसके अंदर x और y होंगे, यानी कि दो चर होंगे, है ना, और उन दोनों चरों की घात जो है वो 1 होगी, तभी तो रैखिक होता है। भाई आपने पढ़ा है दो चल वाला रैखिक समीकरण, तो दो चल वाला रैखिक समीकरण ये होता था ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, जिसमें दो चर होते थे x और y, है ना आपके पास में, और दो चर होते थे x और y, और जिनकी घात जो है ना, इस घात जो है 1 होती थी। 1 है तो वो रैखिक कहलाएगा, एक घातीय जो है रैखिक कहलाता है, दो घात मतलब द्विघातीय हो जाएगी समीकरण फिर, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना, अगर हमें उसने हमें ये कहा है कि जो L है, लंबाई L है, ये जो लंबाई L है, ठीक है ना, और C जो है ये जो ताप है, ठीक है ना, ये
L जो है वो C का रैखिक फलन है, या ये कह सकते हैं जैसे अभी हमने x और y का रैखिक फलन लिखा था ax प्लस by इज इक्वल टू c, तो ये x और y का ये रैखिक फलन है, इसको हम कह सकते हैं रैखिक फलन है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग इनके बीच में रिलेशन बना सकते हैं, और रिलेशन कैसे लिखेंगे कि देखो मैं हल कर रहा हूँ फिर आगे बढ़ूंगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L C का रैखिक फलन है, क्या है, रैखिक फलन है, ठीक है, C का रैखिक फलन है आपके पास में, L C का क्या है, रैखिक फलन है आपके पास में। तो इसका मतलब है कि L को हम लोग C के पदों में लिख सकते हैं, और L को हम लिख सकते हैं A प्लस आपके पास में BC ऐसे करके लिख लो आप, जहां A और B कोई दो हमारे पास में संख्याएं होंगी। A और B क्या है, A और B चर नहीं होंगे, A और B कोई दो संख्याएं होंगी। तो उसने कहा है ना कि L वो C का एक रैखिक फलन है, तो L जो है C का है, देखो ये C का एक रैखिक फलन है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से आएगा कि मैं कहूं कि x y का रैखिक फलन है, तो आप हमेशा ध्यान रखना है कि x बराबर लिखोगे a प्लस बी वाई, जहां पर a और b कोई दो संख्याएं हैं, इनके कुछ भी मान आ सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 3 प्लस के 4y, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो x है वो y का रैखिक फलन है, बिल्कुल ठीक बात है। या y x का रैखिक फलन होगा तो फिर जैसे कि y इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मान के चलो कि y x का रैखिक फलन हमें कह दिया गया, लीनियर फंक्शन कह दिया, रैखिक फलन कह दिया, तो मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू लिखा जाएगा a प्लस के बी वाई, है ना। ये एग्जाम्पल के तौर पे a और b कुछ भी हो सकती हैं, संख्याएं हैं कुछ भी, तो y इज इक्वल टू हो सकता है अंडर रूट मान के चलो कि 1 प्लस के 5y, तो इस तरीके से कुछ भी वैल्यू, जहाँ a का मान हमने 1 ले लिया और b का मान 5, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो तो a का और b का मान क्या आएगा वो तो हम क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे, तो लेकिन इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया इसको भी। उसने कहा है कि L C का रैखिक फलन है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से देखो, अब बस काम शुरू हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखो इसको आप फर्स्ट बना लो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो। उसने कहा कि जब L, देखो जब पहली कंडीशन, जब L की वैल्यू कितनी है 124.942 है, तब उसने कहा है C का वैल्यू 30 है। C का वैल्यू 30 होने पर L इतना हो जाता है ना आपके पास में। ध्यान दो, उसने क्या कहा है कि जब C हम 20 डिग्री कर देते हैं तो लंबाई जो है वो इतनी हो जाती है, तो इसमें भर दो, तो 124.942 बराबर आ जाएगा a प्लस के b, और C का मान कितना लेना है 30, तो यानी कि 124.942 बराबर आ जाएगा a प्लस के 30b। इसको समीकरण बना लो आप सेकंड। मतलब मेन टारगेट ये है, हमें इसका मान नहीं, ये निकाल के दिखाना है। यहाँ पर हमने अपनी तरफ से क्या लाया, a और b हम लेके चले हैं, ठीक है ना। अब हमें किसी भी तरीके से a और b के मान निकालने हैं, और a और b के मान यहाँ पे रख देने हैं, यही हमारा फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान दो, इसको सेकंड बना लिया। अब उसने कहा है कि जब नाउ दूसरी कंडीशन है कि जब L हमारे पास में, जब हम C को 110 कर देते हैं तो L हमारा इतना हो जाता है, ठीक है नहीं। तो उसने कहा है कि L की वैल्यू 125.134 है, जब कब होती है, जब C हम लोग, जब टेम्परेचर हम लोग 110 डिग्री करते हैं। तो हम फिर से L की वैल्यू इक्वेशन इसके अंदर, इस फर्स्ट के अंदर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से हम L की जगह भर देंगे ये, तो 125.134 बराबर हो जाएगा a प्लस b इंटू 110, या इसको सही करके लिख लो तो 125.134 इज इक्वल टू a प्लस 110b, इसको कह लो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो दो इक्वेशन मिल गई मेरे को, सेकंड और थर्ड। इन दोनों समीकरणों को हल करके मैं a और b के मान निकाल सकता हूं, और a और b के मान निकालने के बाद मैं समीकरण फर्स्ट में रख करके आंसर दे सकता हूं, क्योंकि वो यही कह रहा है कि l को c के पदों में व्यक्त करो, और ये जो l है वो c के पदों में व्यक्त हो ही रखा है। अब देखो समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 2 और 3 को हल करते हैं। तो समीकरण 2 व समीकरण जो मेरे पास में है 3 से बात करते हैं। तो समीकरण 2 है 124.942
124.942 बराबर a प्लस ये है 30b, और इसके बाद में जो सेकंड है वो है 125 दशमलव कितना 134 इज इक्वल टू a प्लस 110b। तो अगर मैं इस विलोपन विधि से काम कर लूँ और मैं यहाँ घटा देता हूँ, घटाने पर क्या करता हूँ मैं, घटाने पर, तो घटाने पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 124 में से ये घटाना है तो साइड में घटा लो, बड़ी संख्या ऊपर रखनी होगी, ठीक है। और 124 यहाँ कर लो 942, तो जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2, यहाँ 13 में से 4 जाके आ जाएगा 9, और 10 में से 9 जा करके आ जाएगा 1, 4 में से 4 जाके आ जाएगी 0, और यहाँ पर फिर यहाँ पे भी 0 0, तो 0.192 ये बनेगा ना, 0.192, ठीक है ना। तो यहाँ जाएगा, इसको घटाएंगे माइनस का 0.192 इज इक्वल टू, जब 110 में से 30 घटता है तो 80 आ जाएगा आपके पास में, 80, वो भी माइनस का। 110 में से आप 30 घटाओ ना, 80 तो आएगा b। तो आप ध्यान देंगे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और b की जो वैल्यू है बेसिकली वो आ जाएगी 0.192/80, ठीक है ना आपके पास में। और अगर b को थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, मैंने सॉल्व किया था, तो हम इस b को जब सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो ये लगभग वैल्यू हमें देगा 110 है ना ये, तो 110 जब घटाएंगे तो 90 बचेगा क्या, 80 बचेगा ना, कितना बचेगा, 110 जब घटाएंगे तो हम लोग यहाँ पे 30 लेके, ये 30 कैसे आया, ये 20 था ना हमारे पास, तो यहाँ 20 कंसीडर करके चलेंगे ना, यहाँ पे 20 होगा, यहाँ 20 होगा, और 20 के बाद यहाँ भी 20 होगा, और जब यहाँ 20 होगा तो फिर से यहाँ, क्योंकि मैंने किया था ये क्वेश्चन, तो ये 90 आएगा, और अपॉन जब 90 करूँगा तो b की जो वैल्यू आएगी ना बेटा, वो मैं कैलकुलेट कर ली पहले, आप भाग करके लिख लेना, 0.00213, 0.00213, तो ये b की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब ये b की वैल्यू आ गई, अब हम निकालते हैं a की वैल्यू। तो इस a की वैल्यू को निकालने के लिए किसी एक समीकरण से ले लो, तो जैसे समीकरण में, समीकरण सेकंड से बात करते हैं, सेकंड से, ये वाली समीकरण सेकंड है, वो क्या है कि 124.942 इज इक्वल टू a प्लस 20 गुणे b, और अब यहाँ पे b, यही तो इक्वेशन सेकंड है, यहाँ पे आप b का मान रख दो, b का मान क्या है, वह 0.00213, तो आप 124.942 इज इक्वल टू a प्लस, मल्टीप्लाई कर लो इसकी भाई, इसकी मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, है ना, तो कितना आएगा, 0.00213 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 20 से, ठीक है ना। तो अगर मैं एक बार करूँगा 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5, है ना आपके पास में, और 6 काटी, 2 6 2 3 6, तो एकम 2 2 दूनी 4, फिर 0 एंड अगेन 0, अब 0 6 2 4 0 0 0, अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो लगभग यहाँ आपका आएगा डेसिमल, है ना, यही तो आएगा, ये आपका डेसिमल आएगा, ठीक है ना आपके पास में। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.04260, और जब a का मान मैं निकालूंगा, a इज व्हाट, इसको उधर ले आएंगे तो 124.942 माइनस 0.04260, तो यहाँ से a का जो मान आएगा बेटा, वो लगभग आ जाएगा आपका 124 दशमलव, ठीक है ना, 124.8994, 124.8994 ये आएगा, 8994। ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, घटा के आएगा, जब इसमें से इसको घटाएंगे हम तो ये आएगा। अब सीधी और सच्ची बात ये है, आपको a भी पता है, b भी पता है, बस आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं टू सॉल्व द क्वेश्चन, टू राइट द आंसर, उत्तर लिखने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। और उत्तर है हमारा ये, L इज इक्वल टू a प्लस बी सी, या L इज इक्वल टू a की वैल्यू निकाली है आपने 124
124.8994 प्लस बी इज व्हाट, बी है 0.00213 इंटू सी। तो यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा जो कि हमें जो हमें बताना था। इज दैट क्लियर? फटाफट वीडियो को पॉज करो, नोट करो। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।